देश की आबादी 140 करोड़ हो गई। इसके लिए खाद्य सुरक्षा एक महत्वपूर्ण बात है। आज हम इसी पर बात करेंगे। दोस्तों, इस समय दुनिया में एक जो बड़ा संकट आया हुआ है, इजराइल और फिलिस्तीन का गाजा पट्टी के ऊपर युद्ध हुआ। रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया और अमेरिका, ईरान, इजराइल का कन्फ्लिक्ट चल रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एग्रेशन किया हुआ है। इस सब के बीच में एक चीज़ जो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है, सबसे पहले तो हाइड्रोकार्बन की है। हाइड्रोकार्बन का मतलब है एलपीजी, लिक्विड गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको पाइप कर देते हैं तो पीएनजी कह देते हैं, लिक्विड फॉर्म। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और पेट्रोकेमिकल्स के जितने भी पदार्थ हैं, उन सब की बड़ी किल्लत हो गई है दुनिया में। और कोई ऐसी देश नहीं है जहां से पैदा होता है वहां पर भी जो इस समस्या से दो चार नहीं हो रहा हो। हरमुज की खाड़ी जो एक डमरू की तरह से है, एक 30 किलोमीटर का एक गैप है, वहां से दुनिया का लगभग 25% तेल निकलता है और ब्लॉक है, और उससे जगह जगह दिक्कत हो गई। ये समस्या तो है, लेकिन इसके अलावा इसके साइड इफेक्ट देखें। हरमुज की खाड़ी से तेल नहीं आ रहा, लेकिन अंदर जितने देश हैं वहां पर भी तो कुछ नहीं जा रहा। ईरान है, इराक है, ओमान है, यूएई है, यमन है, टर्की एक कोने पे पड़ जाता है, और बहुत सारे देश। इसी तरह से जो दूसरे कॉन्फ्लिक्ट जहां पर हो गई वहां पर भी दिक्कत है। एशियन कंट्रीज में खासतौर से जहां हिंदुस्तान है, चाइना है, जापान है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये क्षेत्र ऐसा है जहां दुनिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन यहां पर रहती है। एक कहावत आती है, इकुमीन एंड नॉन इकुमीन। इकुमीन जहां पर आदमी रह सकता है, नॉन इकुमीन जहां पर नहीं आ सकते। इन द वर्ल्ड देर आर प्लेसेस where people are many. There are few places where people are many and there are many places where people are few. दुनिया के नक्शे के ऊपर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोग बहुत ही थोड़े रहते हैं, नॉन इक्विन, हैबिटेबल नहीं है। पोल्स हैं, हाई राइज पहाड़ियाँ हैं, डेजर्ट्स हैं, डीप फॉरेस्ट हैं अफ्रीका के, नहीं है। और थोड़ी सी जगह पर बहुत ज़्यादा आबादी रहती है, खासतौर से महानगरों में और एशिया में, जहाँ 2/3 दुनिया की आबादी रहती है। इंडिया, चाइना, जापान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सारा का सारा एशिया। अब इस समय जब वॉर चल रहा है तो बहुत बड़ी आबादी के लिए ऑफ कोर्स एनर्जी इज वन एस्पेक्ट जो आपने पेट्रोकेमिकल्स के साथ, लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई एक और भी समस्या पैदा हो सकती थी, और वो है फूड सिक्योरिटी के, लोगों को पेट भरने के लिए अनाज तो चाहिए, अनाज चाहिए, सब्जी चाहिए, फल चाहिए, मीट चाहिए, अंडा चाहिए, जो भी चीज़ वो खाते हैं, एडिबल्स, खाने की चीज़ों को एडिबल कहते हैं, खाने के तेल भी। जिस तरह से हिंदुस्तान की स्थिति ये है, हमने एक बहुत बड़ा काम कर लिया। देखिए, एलपीजी नहीं मिलती तो हमारे पास लकड़ी है, उपलब्ध हैं चीज़ें, लेकिन अगर खाने के लिए आटा, सब्जी, फल वगैरह कुछ, तेल नहीं है तो क्या करेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बताते हैं। और जब अकाल पड़ा था, बंगाल के अकाल के बारे में बहुत ज़्यादा रिटर्न स्क्रिप्ट है, जहाँ 10 लाख लोग मर गए थे सिर्फ अकाल की वजह से, फूड की कमी की वजह से। और चर्चिल के समय पे वो सारा अनाज जो पैदा होता था वो ब्रिटिश आर्मी के लिए शिफ्ट कर दिया था और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता था,
देश गुलाम था और एवरीथिंग। जो फैमिन एंड पॉवर्टी किताब है अमृत सेन की, ये रेफरेंस ही जरूर ले लिया आपको। अमृत सेन को पॉवर्टी के एनालिसिस के ऊपर ही नोबेल प्राइज़ मिला था और मेन थीम ये है कि मार्केट में सब कुछ उपलब्ध था लेकिन गरीब लोगों की रीच नहीं थी। और हिंदुस्तान का आदमी ऐसा कानून को मानने वाला ऐसा हो गया था कि वो मर जाता था लेकिन लूट नहीं करता था। फैमिन एंड पॉवर्टी एवरीथिंग, और एक जस्टिस के ऊपर भी बहुत अच्छी उनकी कृति है। फैमिन एंड पॉवर्टी में यही है कि फैमिन जब पड़ा तो थिंग्स वर अवेलेबल इन द मार्केट बट नॉट इन द रीच ऑफ द पुअर पीपल। मार्जिनलाइज के पास भी, जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज में डिफेक्ट हो जाते हैं, उस डिफेक्ट का सबसे बड़ा एक अवगुण ये होता है कि चीज़ें तो होती हैं लेकिन लोगों की रीच में नहीं होती। जैसे इस समय 80% लोगों के पास कमी है, फूड सिक्योरिटी के ऊपर निर्भर है हिंदुस्तान के, और 20% जो बच गए उनके पास बहुत कुछ है, अबंडेंट है। इतनी इनइक्वालिटी ठीक नहीं होती, इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं होती। जी कोफिशिएंट इसमें निकालते हैं इनइक्वालिटी के लिए, जो इकोनॉमिक्स और कॉमर्स और ज्योग्राफी के साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है ये बात। एक बीच में सेंट्रल लाइन खींच लेते हैं, उससे ऊपर या नीचे जितने जो डेविएशन होता है उसको मेजर करके आप कोफिशिएंट निकालते हैं इनइक्वालिटी। यहाँ बात ये महत्वपूर्ण है और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हिंदुस्तान ने बहुत कुछ जो अचीव किया उसके 5-7 चीज़ें गिना देते हैं। पहले नंबर 1 ग्रीन रेवोल्यूशन, इसमें MS स्वामीनाथन का नाम सबसे ऊपर और दूध में कुरियन साहब का नाम बहुत ऊपर। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जिन्होंने हाई यील्डिंग वेराइटीज़ पे काम किया, जिन्होंने फर्टिलाइज़र पे काम किया, जिन्होंने एश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर पे किया, और जिन के निर्णय से बहुत बड़े बांध बने, कैनाल्स बने, एश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर किया, क्योंकि इरिगेशन मदर फैक्टर है। इरिगेशन बगैर ना बीज काम करता, ना फर्टिलाइज़र काम करता, ना इनोवेशन काम करता। और वो किसान जिन्होंने रिसीव किया साइंटिफिक टेक्निक्स को, ट्रैक्टर है, थ्रेशर्स है, ये सारी चीज़ें, यानी मैकेनिकल इनोवेशंस प्लस साइंटिफिक रिसर्च प्लस रिसेप्शन ऑफ द फार्मर्स, उन्होंने इतना अनाज पैदा किया जो 1966 से 69 तक हमको 3 कंटिन्यूस साल अकाल पड़ता था और आपके पंचवर्षीय योजना भी काम नहीं करती थी, एक साल की योजना बनाते थे। वहाँ से शुरू हुआ और बहुत काम किया, फंडिंग भी की, रिसर्च भी की, विदेशों की भी मदद ली, और आज हिंदुस्तान एक फूड सरप्लस स्टेट है। वी सैल्यूट आवर साइंटिस्ट फर्स्ट, वी सैल्यूट आवर फार्मर्स सेकंड। साइंटिस्ट, विज्ञान और किसान को इसमें हमको सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद देना चाहिए। 140 से 145 करोड़ आबादी, आज़ादी के समय जो 30 करोड़ थी आज 145 करोड़ के आसपास हो रही है, यानी लगभग 5 गुना आबादी बढ़ गई, और उसके बाद भी हम सरप्लस हैं फूड सिक्योरिटी में। ये बहुत बड़ा काम है। संकट के समय वार हो रहा है, बाढ़ आ जाती है, तूफान आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, और कोई डिजीज आ जाती हैं, और कोई उथल पुथल भी हो जाती है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है फूड, खाना। और हमको फूड सिक्योरिटी किसने दी है? वैज्ञानिक और किसान ने। और इसमें भी कमाल की बात है कि हम डाइवर्सिफिकेशन भी किया। किसी ज़माने में हमारे पास खाने के तेल, एडिबल ऑयल की बहुत ही ज़्यादा कमी थी। मस्टर्ड ने, ग्राउंड नट ने, और किसी तरह तरह के ऑयल सीड्स में हमने बहुत काम किया। एक ज़माना ऐसा था जब हमारे पास दालों की बहुत ज़्यादा कमी होती थी, पल्सेस की, और अब हालत ये है हिंदुस्तान दालें खूब पैदा करता है। कभी कभी वैगरीज ऑफ मानसून का आज भी असर है, आज भी असर है। मानसून फेल हो जाती है तो चीज़ें दिक्कत कर जाते हैं, कई बार कोई डिजीज़ भी आ जाती है। फिर भी
हिंदुस्तान एक नहीं तो दूसरे क्षेत्र में फूड सरप्लस माना जाता है इस समय, और हमारा भंडारण बहुत ज़्यादा। यहाँ दो बातें ज़रूर कहूँगा। ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट है, अगर किसान ने फूड सरप्लस किया है तो कम से कम उसकी फसल की कीमत उसके खाते में ज़रूर चली जानी चाहिए। एक बड़ा काम किया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डीबीटी, इस सरकार का अच्छा काम। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किसानों को और जो पैदा करने वाले वहाँ पर है। दूसरा एक बड़ा और भी काम है, वो है स्टोरिंग। स्टोरिंग का मतलब जो अनाज पैदा हो गया है वो बेकार नहीं जाए। भंडारण उचित होना चाहिए, और कोल्ड स्टोर खास तौर से इसकी चेन थोड़ी कमी है, जहाँ बहुत ज़्यादा फंडिंग की, फाइनेंसिंग की और लोगों को एनकरेज करने की ज़रूरत है। जहाँ सूखा क्षेत्र है, जहाँ नमी नहीं रहती, वहाँ जहाँ आराम से भंडारण ज़्यादा होता है। और भंडारण जैसे सारी चीज़ों का, फूड का, फिश का भी, अंडों का भी, जो भी आदमी खाता है, तेल का, पल्सेस का, सभी चीज़ों का भंडारण बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इसके लिए फंडिंग बहुत ज़रूरी है, एमएसपी ज़रूरी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान को मिल जानी चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण बात होगी अगर ऐसा होता है। हमने किस किस तरह से फूड सिक्योरिटी में नए आयाम छुए हैं, इसका सबसे बड़ा कारण अश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर पहले चीज़ है। मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंसी कम होती गई। हमने रिवर्स के ऊपर डैम बनाए, कैनाल बनाए, ट्यूबवेल बनाए, इलेक्ट्रिसिटी की जाल बिछाया, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर का किया। और ये पैकेज थे, इसमें हाई यील्डिंग वैरायटीज भी आ गई, मैकेनिकल रेवोल्यूशन भी आ गए, और भंडारण भी आ गया, और मूवमेंट, लॉजिस्टिक, एक जगह सरप्लस था उसको दूसरी जगह भेजना। जहाँ राइस होता है वहाँ से भेजना, जहाँ वीट ज़्यादा होता है वहाँ पर। यहाँ फार्मर्स को बार बार इंस्ट्रक्शन ये दी जाती है, फसलें ऐसी बोने की कोशिश करो जिनमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं लगता हो। ये गेहूँ और चावल बहुत ज़्यादा कहते हैं, और मिलेट्स की तरफ शिफ्ट कर देना चाहिए जिसमें ज़्यादा फूड वैल्यू भी है। और फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर और वेजिटेबल्स, इनके तरफ भी शिफ्ट करें, और वो चीज़ें जो इंटरनेशनल मार्केट में भेजी जा सकती हैं, पैसा वहाँ से आएगा जहाँ एक्सपोर्ट होता है। और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप ज़रूरी है, एक ही फसल के ऊपर नहीं बैठे रहें। क्रॉप रोटेशन भी ज़रूरी है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है। क्रॉपिंग पैटर्न मतलब किस तरह की फसल कितने परसेंटेज इलाके में बोई जाती है, ये बदलते रहना चाहिए। क्रॉप रोटेशन का मतलब एक ही फसल हर साल ना बोएं, क्योंकि जो न्यूट्रिशन है ज़मीन के वो लेता है। अगर क्रॉप रोटेशन, जैसे बाजरे के बाद अगर सरसों बो दी जाती है, फली वाली फसलें जिनको लिगुमिनस कहते हैं, फली वाली को लिगुमिनस, वो ज़मीन में नाइट्रोजन डालती है। और रिसर्च बहुत ज़रूरी है इसमें। यहाँ एक चीज़ और जिम्मेवारी है, किसान मेहरबानी करके एक काम ज़रूर करें, जो बीज ज़मीन में डालते हैं उनमें जहर नहीं लगाएं, उनमें दवाइयाँ नहीं लगाएं। उस बीज के कुछ हिस्से को पक्षी खा जाते हैं और मर जाते हैं। बहुत ज़्यादा पक्षी, खास तौर से हमारे, अब चील थी, गिद्ध थी, क्रो था, ये वो उन एनिमल्स को जो मर जाते थे उनको खाते थे। और विशेष तौर से जो ऑक्सीटॉक्सिन जो इंजेक्शन दे के दूध निकालते थे, ऐसे पशुओं को खाते थे। उससे ये जो शिकारी बर्ड्स थे उनकी संख्या विलुप्त हो गई। बहुत सारी चिड़िया मोडी हैं, ये सीड खा जाती थी जिसमें जहर लगा होता था, इसकी वजह से पक्षी मर गए। कम खा लेना, डीप कर देंगे। बहुत सारे और रास्ते हैं। आप जिस खेत में बिजाई 1 एकड़ में 2 किलो सीड डालते हैं, उसके बजाय आप 2.5 किलो डाल दें, फालतू डाल दें। कुछ आधा किलो अगर पक्षी चर भी जाते हैं तो वो आपको दुआएं देंगे। सीड के साथ मेहरबानी करके ये छेड़छाड़ ना करें। और ऑर्गेनिक फार्मिंग की कंसेप्ट आई है। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ जुड़ते हैं तो ऑर्गेनिक में क्या होगा, बहुत सारे अवयव होंगे, टेस्ट भी दूसरा होगा, प्राइस भी अच्छी मिलती है, और उससे बायोडाइवर्सिटी को नुकसान नहीं होता।
ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स डालते हैं, इससे आपके ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, केंचुए मर जाते हैं। यानी साइकिल है, कुदरत के साइकिल के साथ छेड़छाड़ नहीं करें। यहाँ बहुत एक ज़रूरी है चीज़, पार्टिसिपेशन ऑफ द फार्मर्स है, उनका पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक प्लानिंग ज़रूर होना चाहिए। बार बार ये कहा जाता है कि गाँव से पलायन होकर जो लोग शहरों में जा रहे हैं, शहरों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता और वहाँ स्लम्स बन जाती हैं, मजदूर वहाँ, और दबाव बन जाता है। इसलिए गांव से अगर प्लान करना है तो एग्रीकल्चर को, फार्मिंग को, कॉटेज इंडस्ट्री को सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि लोग हैप्पीली वहाँ रहें और कमाएं भी। फास्ट लॉजिस्टिक जोड़ने जरूरी हैं, और गाँव में ख़ास तौर से, और सेकंड टियर और थर्ड टियर जो सिटीज़ हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करना पड़ेगा। SEZ की कंसेप्ट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए रूरल एरियाज में, जैसे चाइना ने बनाया, और उसको लॉजिस्टिक से और मेगा प्रोडक्शन के साथ जुड़े। ये बड़ी कंसेप्ट बड़ी अच्छी हैं, लेकिन उनके ऊपर आप काम किस तरह से करते हो, कंसेप्ट के ऊपर काम करना, जिसको आप कहेंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। हमने बड़ी अच्छी एक कंसेप्ट ली, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। 1 डिस्ट्रिक्ट क्यों, 1 विलेज ही कर लें, चाहे 1 मोहल्ला, एक मोहल्ले का एक प्रोडक्ट हो, एक गांव का हो, इसी तरह से ब्लॉक का, डिस्ट्रिक्ट का, तहसील का, और उसका स्टोरेज की, उसकी प्रोसेसिंग की, उसकी मार्केटिंग का सारा करें। एक मूवमेंट बड़ा अच्छा चला हिंदुस्तान में, और वो उसका बार बार उदाहरण भी दिया जाता है, और वो है अमूल का। अमूल का यहाँ बार बार मैं ये कहता हूँ, एक मंथन पिक्चर बनी थी, उसको देख लेना। कोऑपरेटिव आत्मा है हिंदुस्तान की, लेकिन ये भी बात कमाल की है, जितने बड़े से बड़े फ्रॉड होते हैं, लगे रहते हैं लोग, वो कोऑपरेटिव मूवमेंट को चाट गए। कोऑपरेटिव लोन्स हैं जो ले लेता है, इस तरह से वो पेनल्टी पे पेनल्टी लगाते हैं, किसान तंग हो जाते हैं, और जो दूसरे किस्म के लोग हैं वो इसके सारे के सारे पैसे को चाट जाते हैं। कोऑपरेटिव मूवमेंट को, इतने बढ़िया मूवमेंट को, बहुत ही अच्छी चीज़ को बीमार कर दिया जाता है। सही अगर कोऑपरेटिव मूवमेंट करे, ख़ासतौर से महिलाओं के लिए, और महिलाओं में भी जो थोड़ी सी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको इकट्ठा होकर अपने सोसाइटी और ग्रुप में रहकर काम करना चाहिए। कोऑपरेटिव मूवमेंट उनमें ताकत देगा। अपने प्रोडक्ट बनाए, मार्केट के साथ ज़रूर जोड़े, और ख़ास तौर से एक्सपोर्ट के साथ। गवर्नमेंट एजेंसीज़ को भी ये काम ज़रूर करना चाहिए। या मैं फिर उसी बात के ऊपर आता हूँ, हिंदुस्तान के किसान और हिंदुस्तान के वैज्ञानिक ने जो इस समय संकट के समय हमारी फूड सिक्योरिटी दे दी, जिससे हम ताकतवर नज़र आते हैं। इस समय संकट के समय देश में हर जगह अनाज उपलब्ध है, वरना तो कैसे भी लेंगे, तैयार हो सकता है, कोई बात नहीं। पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, जिस समय गाड़ी नहीं चलती थी तब भी देश चलता था, पकाया जाएगा। डिफोरेस्टेशन ज़्यादा मत कर देना, ये भी एक समस्या हो जाएगी, क्योंकि हैबिटेट एक बार वो टूट गया तो रिचार्ज करना मुश्किल हो जाएगा। एनिमल्स को और फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को एक बार अगर आप डिस्टर्ब कर दिया तो उसको रिचार्ज करने में बड़ा समय लगता है, बड़ी कॉस्ट लग जाती है। हमने फूड सिक्योरिटी में जो काम किया है वो महत्वपूर्ण है, और इसके लिए हमारे वैज्ञानिक, हमारे किसान, हमारे डिसीजन मेकर्स, पॉलिसी मेकर्स, उनका धन्यवाद है कि हिंदुस्तान आज काफ़ी आत्मनिर्भर है फूड के मामले में। कम से कम हम पंगु नहीं हैं, किसी के हाथ नहीं फैलाते। ये PL 480 में अमेरिका हिंदुस्तान को अनाज देता था, उसमें अपने कोऑपरेटिव जो ग्रिड थे, उसके लालच होते थे, उनको इम्प्लांट कर देता था। हर तरह से चीज़ें होती हैं। मजबूर आदमी, भूखा आदमी मजबूर होता है और उसको आराम से ब्लैकमेल किया जा सकता है। भूखा देश भी मजबूर होता है, उसको आराम से अपनी कंडीशंस के ऊपर सेट राइट किया जा सकता है। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ थी पेट की आग बुझाना, और उस आग को पूरा किया है हमारे किसान ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे डिसीजन मेकर्स ने, जो इस दिशा में एक प्रशंसनीय काम किया। उन सभी को धन्यवाद देते हुए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
This is Dr. Ravinder Singh. Thank you. चलो इधर से निकलो। हाँ बर्ड है ना ये। नानू